स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं और उनके टाइप्स क्या हैं, वो कहाँ से आए, और कुछ जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो हमारे लाइफ में कैसे वो हमारी मदद करते हैं वो हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और वो हमारी लाइफ में कैसे हार्म पहुँचाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर हार्मफुल फॉर अस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, कुछ जो हैं वो डिजीज कॉज करते हैं और कुछ जो हैं वो फूड को स्पॉइल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें से हम इन दोनों में से जो डिजीज कॉज कर रहे हैं और स्पॉइलेज, फूड को स्पॉइल कर रहे हैं, पहला पार्ट पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ह्यूमंस को और एनिमल्स को और प्लांट्स को डिजीज कॉज करते हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहते हैं। दैट मीन्स कि द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीज अमंग द ह्यूमन और एनिमल्स और प्लांट्स, दे आर कॉल्ड पैथोजेंस। यानी कि वो बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। क्लियर? तो उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, डिजीज जो है बेसिकली बीमारी जिसे कहते हैं, वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब कम्युनिकेट हो रही है वो, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे वो हेल्दी पर्सन को जा रही है। तो दैट मीन्स कि द ट्रांसफर ऑफ infected person, the transfer of disease from infected person to healthy person, that type of disease is called communicable disease। और जो non communicable disease है वो communicate नहीं होती, ठीक है, किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से communicate नहीं होती। और ये जो communicate होती है communicable disease, यानी कि ट्रांसफर हो रही है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है। अंडरस्टूड? तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम टीबी बोलते हैं, मीजल्स हो गया, रेबीज हो गया। ये जो एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं? कम्युनिकेबल डिजीज के। दीज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज नहीं होते, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहलाते हैं। जैसे डायबिटीज हो गया, जब शुगर लेवल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हो गया, और कैंसर, इस तरीके की जो डिजीज होती हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। तो हमें जो पढ़ना है वो माइक्रोबियल डिजीज पढ़नी है, जिसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज और स्प्रेड डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। ये हमने पढ़ा अभी। दे एंटर इन द बॉडी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो एंटर करने के भी मोड्स होते हैं, किस मोड से वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो कुछ जो मोड्स हैं वो एयर है, एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाते हैं वो बॉडी में, इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में। और जैसे कंटामिनेटेड वाटर हो गया, पानी जो दूषित पानी है, उससे वो क्या हो जाता है? कम्युनिकेट हो जाता है। ऐसे ही कंटामिनेटेड फूड के थ्रू भी वो ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट है थ्रू स्किन ऑल्सो, स्किन से भी वो ट्रांसफर हो जाता है, जैसे टच कर दिया, ठीक है। तो ये जब है कि ये क्या करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब किसी की बॉडी में किसी की बॉडी के अंदर आता है तो वो क्या करता है, वो जो बॉडी के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, वाइटल फंक्शंस होते हैं, और जो ऑर्गन सिस्टम जो चल रहा है बॉडी में, उसको वो क्या करता है? परेशान करता है, हैम्पर करने लगता है। और इसकी वजह से जो है डिफरेंट तरीके की डिजीज जो है वो होने लगती हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो डिजीज क्रिएट कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इधर देखते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डायरेक्ट नहीं पहुंचते, मतलब डायरेक्टली नहीं पहुंच रहे हैं वो किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर। वो कैसे जाते हैं? वो किसी के थ्रू जाते हैं, तो वो कहलाते हैं कैरियर्स। क्लियर? जिनके थ्रू वो जा रहे हैं, जैसे कि मॉस्किटो हो गया। मॉस्किटो क्या हो गया? एक कैरियर हो गया। तो वो ट्रांसफर कर रहा है डिजीज को किसी से किसी दूसरे में। तो जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो कैरी करता है, एनोफिलीज मॉस्किटो है, वो कैरी करता है प्लाज्मोडियम, एक प्रोटोजोअन है, उसको। वो प्रोटोजोअन जो है वो जब किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में जाता है तो मलेरिया डिजीज होती है। ऐसे ही डेंगू फीवर जब होता है तो डेंगू जो वायरस है वो एडीज मॉस्किटो में
जाता है कैरियर के रूप में, जिसको वेक्टर भी बोलते हैं, और वो फिर ट्रांसफर हो जाता है किसी हेल्दी पर्सन के अंदर। ओके, तो इस तरीके से जो डिजीज है वो ट्रांसमिट होती है। इस डायग्राम के थ्रू भी हम समझ सकते हैं एक बार, ये पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है। इसने अगर स्नीज किया या डायरेक्ट कांटेक्ट में आया तो हेल्दी पर्सन को भी डिजीज होने की चांसेस होते हैं, या फिर एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी हेल्दी पर्सन के पास जा सकती है डिजीज, और वाटर के थ्रू भी जा सकती है। ऐसे ही इंसेक्ट के थ्रू, जैसे हाउस फ्लाई हो गया, मॉस्किटो हो गया, इसके थ्रू भी हेल्दी पर्सन के पास डिजीज जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। नेक्स्ट आपका आता है फूड। फूड के थ्रू भी अगर इस हेल्दी पर्सन ने अगर फूड लिया, कंटामिनेटेड फूड, तो उसके थ्रू भी जो डिजीज है वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो दे आर डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। जैसे हो गया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एयर, वाटर, इंसेक्ट, फूड। तो दीज आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय विच द डिजीज कैन बी ट्रांसफर टू द इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है सम कॉमन डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे कुछ कॉमन डिजीजेस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती हैं, जैसे वायरस हो गया, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज एंड फंगल डिजीज। वायरसेस जो हैं वो क्रिएट करते हैं कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस बी, रेबीज, मीजल्स। ये कुछ लिस्ट तैयार की है मैंने, आप इसको देख लीजिएगा। बैक्टीरिया जो है वो कॉज करता है टाइफॉइड, कॉलेरा, एंथ्रेक्स, टिटेनस, फूड पॉइजनिंग, ठीक है। प्रोटोजोआ जो है वो मलेरिया कॉज कर रहा है, अभी पढ़ा था हमने। कालाजार एक डिजीज होती है, और स्लीपिंग सिकनेस, और भी डिजीज हैं। फंगी जो है वो डिजीज क्रिएट कर रहा है रिंगवर्म। रिंगवर्म जो है स्किन डिजीज है, जैसे आपने देखा होगा कि दाद हो जाते हैं, ठीक है, कहीं जॉइंट्स में या फिर इस जगह पर हो जाते हैं, वहाँ पर उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये डिजीज जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हो रही हैं। स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिर्फ ह्यूमन को ही नहीं बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वो इतना हार्म कर देते हैं कभी कभी कि उनकी डेथ भी हो जाती है। इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ह्यूमन में भी होते हैं, मतलब ह्यूमन को भी इफेक्ट करते हैं और एनिमल्स को भी इफेक्ट करते हैं। जैसे एंथ्रेक्स हो गया, ये ह्यूमन को भी इफेक्ट करता है। ये एक वायरल डिजीज है जो कैटल्स में, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, इनको हो जाता है। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये ह्यूमन को भी होती है, और कैटल्स में होती है, बर्ड्स में हो जाती है। सिमिलरली कॉलरा जो है वो भी बैक्टीरियल डिजीज है। पोल्ट्री बर्ड्स जैसे डक हो गए, हैन हो गए, इनको हो जाता है। फुट एंड माउथ डिजीज, ये एक वायरल डिजीज है, कैटल्स में होती है। रेबीज भी जो है वो ह्यूमन में भी हो जाती है और एनिमल्स में भी होती है, ये एक वायरल डिजीज है। कैसे कहाँ पर होती है? डॉग्स में हो जाती है, कैट्स में हो जाती है, जिनके थ्रू अगर वो बाइट करते हैं तो ह्यूमन में भी आ जाती है। नेक्स्ट है डिजीज इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी कुछ वायरल और ऐसे माइक्रोबियल डिजीज हो जाते हैं। द डिजीज ऑफ प्लांट्स स्पॉइल द क्रॉप यील्ड रिजल्टिंग ए बिग लॉस टू फार्मर्स। स्टूडेंट्स, जो हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन में कि जब फसल तैयार हो जाती है और तो उसमें क्या होता है कि पेस्ट लग जाते हैं, कीटाणु, इंसेक्ट्स लग जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो फसल है उसको नुकसान करता है। साथ में कुछ बैक्टीरियल और वायरल डिजीज भी लग जाते हैं जो फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनका प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। उन पर स्प्रे किया जाता है, उन पे कुछ केमिकल्स का स्प्रे किया जाता है, जिससे वो जो माइक्रोब्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो उनको डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो क्रॉप यील्डिंग है, इतनी मेहनत से पैदावार की गई और फिर वो बाद में अगर ख़राब हो जाए तो वो सही नहीं है। तो इसलिए केमिकल स्प्रे किया जाता है। कौन कौन से प्लांट डिजीजेज हैं जो माइक्रोब्स के द्वारा होते हैं? जैसे लीफ स्पॉट हो गया, ये बैक्टीरियल डिजीज है, बीन्स और पी में होती हैं। नेक्स्ट है आपका रस्ट। वीट देखा होगा आपने, वीट के प्लांट्स, गेहूं के, उसमें कभी कभी उनके पत्तियों पर जो है फंगस लग जाता है। नेक्स्ट है आपका सिट्रस कैंकर, ये जो है जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उन पर हो जाता है। ये बैक्टीरियल डिजीज है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब पर ये डिजीज लग जाती है। नेक्स्ट है आपका ब्लास्ट,
ये पैडी में हो जाता है, जैसे जो राइस होता है, राइस का पौधा को पैडी बोलते हैं, पैडी में फंगस डिजीज लग जाती है। नेक्स्ट है आपका येलोइंग ऑफ लीव्स, जो पत्तियां होती हैं उनका पीलापन पड़ना, ये पैथोजन जो है वायरल है उसके थ्रू होती है। ये जैसे बार्ले हो गया, पोटैटो हो गया, शुगर केन की जो लीव्स होती हैं वो पीली पीली पड़ जाती हैं, तो ये एक वायरल डिजीज है और इसके थ्रू जो लीव्स होती हैं वो येलोइश हो जाती हैं। तो जो ये माइक्रोबियल डिजीज जो एनिमल्स को, प्लांट्स को और ह्यूमन बींग्स को जो हार्म कर रहे हैं, उनके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने बहुत ज़रूरी हैं, जिनके थ्रू हम अपनी उस बीमारी से क्या बच सकते हैं। क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि जो बाहर जो कोविड-19 जो डिजीज़ चल रही है उसमें हम काफ़ी सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। हाथ साफ रखते हैं हमेशा, अपना प्रॉपर सैनिटाइज़र को यूज़ करते हैं और क्लीन करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में लोगों के, जो बाहर के लोग हैं उनके कांटेक्ट में नहीं आते। तो ऐसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ होती हैं, माइक्रोबियल डिजीज़, तो उनके लिए काफ़ी प्रिवेंटिव मेजर्स को हमें अपनाना होता है। कैसे, कौन कौन से हैं, जैसे वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले इन सबको धो के रखना, धो के खाना। प्रॉपर वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन, कई डिजीज़ ऐसी हैं जैसे डिप्थीरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, मीजल्स हो गया, तो ये सारे जो डिजीज़ हैं इसके लिए पहले ही चिल्ड्रन को है वैक्सीनेशन दिया जाता है और बॉडी को इम्यून किया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। फूड शुड बी केप्ट कवर्ड, जो भी खाना है उसको हमेशा कवर करके रखना चाहिए, क्योंकि खाना अगर खुला रहेगा तो क्या होगा, उसमें जो माइक्रोब्स का है कांटेक्ट क्या है, ज़्यादा हो जाएगा अगर खाना ओपन रहता है तो। नेक्स्ट है मॉस्किटो एंड इंसेक्ट रेपेलेंट्स, जैसे ऑल आउट हो गया, गुड नाइट, मॉस्किटो नेट, उनका यूज़ किया जाए तो हम मच्छरों के काटने से बच सकते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जो किसी को अगर इन्फेक्शन है तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट से अगर हम बचेंगे तो हमें बीमारी नहीं लगेगी। अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, कुछ ऐसे डिजीज है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में भी मतलब लग जाती हैं, तो उसको अगर हम अवॉइड करेंगे तो हम डिजीज़ फ्री रहेंगे। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन, हमें क्या करना है, अपने आप को क्लीन रखना है और साफ़ सुथरा रखना है, तो उससे भी डिजीज़ जो है वो नहीं लगेंगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, सारा इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है स्पॉइलेज ऑफ फूड, अगर हमने फूड को ठीक से स्टोर नहीं किया, उसको रखा नहीं संभाल के, तो फूड क्या हो जाता है, वो स्पॉइल हो जाता है। कैसे होता है, उसमें जो माइक्रोब्स जो होते हैं, पैथोजेंस जो होते हैं, वो डेवलप करने लगते हैं और उससे उनकी जो ग्रोथ से क्या होता है, फूड जो है वो स्पॉइल होने लगता है। जैसे माइक्रोब्स जो है वो प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन फूड बाय ऑक्सीडेशन, वो क्या करते हैं, फूड को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। जैसे कि वो क्या करते हैं, माइक्रोब्स ऑक्सीडाइज करते हैं कुछ और उनसे प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस। टॉक्सिक मतलब कुछ जहरीले सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिससे फूड क्या होता है, वो खराब हो जाता है। फूड खराब होने से उनके अंदर क्या होती है, फूड में स्मेल आने लगती है, कुछ उसका टेस्ट खराब हो जाता है और उनका जो है कलर भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से फूड क्या होता है, वो धीरे धीरे करके खराब होने लगता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो माइक्रोबियल ग्रोथ उसमें होने लगती है, इसीलिए फूड जो है वो स्पॉइल होने लगता है। अगर इसको ले लिया जाए, अगर हमने इसे कंज्यूम कर लिया, खा लिया, तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं, इफ इट इज ईटन इट कैन बी हेडेक हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है और फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग, डिसेंट्री, ये सारे जो हैं उसके बैड इफेक्ट हो सकते हैं और ये कभी कभी इससे ज़्यादा भी हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, उससे बचना है। नेक्स्ट है इट डेवलप्स इन प्रेजेंस ऑफ, कैसे वो डेवलप होता है, कैसे वो बढ़ रहा है, कैसे वो फूड को खराब कर रहा है, किसके कांटेक्ट में आता है फूड जो वो खराब होने लगता है। तो कैसे कि एयर के कांटेक्ट में अगर फूड है या फिर उसमें मॉइस्चर रह गया या वो थोड़ा हल्का गर्म है, तो ये कंडीशंस अगर हैं तो माइक्रोब्स जो है वो क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। कौन कौन सा माइक्रोब्स हैं वो जनरली जो फूड को स्पॉइल करते हैं, जैसे साल्मोनेला हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया या एस्परजिलस हो गया, तो ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्लॉस्ट्रीडियम भी है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या करता है, फूड को स्पॉइल कर देता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है आपका फूड प्रिजर्वेशन। स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम फूड को खराब होने से क्या करते हैं, बचाते हैं, यानी कि फूड को हम क्या करते हैं,
प्रिजर्व करते हैं, नहीं तो माइक्रोब्स डेवलप हो जाएंगे तो फूड खराब हो जाएगा। हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि जस्ट टू डिक्रीज द वेस्ट ऑफ फूड, फूड के जो वेस्टेज है उसको कम करने के लिए, फॉर स्टोरेज फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक उसको स्टोर करने के लिए, जैसे हम दालों का और चने दाल इन सब को हम ज़्यादा समय तक के लिए स्टोर करके रखते हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को भी जो बनी रहे उसको भी हम इसलिए स्टोर करते हैं और इसलिए उसको प्रिजर्व करते हैं, और हमें ये हर समय हर सीज़न में भी मिले। तो जैसे कि अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ सीजन। जैसे हमें आजकल क्या होता है, आजकल हमें जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो तो हमें मिलते ही हैं, लेकिन जो ऑफ सीजनल फ्रूट्स हैं वो भी हमें पूरे साल मिलते हैं खाने को। तो ये क्यों मिलते हैं? ये इसलिए मिलते हैं कि वो क्या करते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं, इधर वो कोल्ड स्टोरेज कर देते हैं उसको, या फिर उसको रेफ्रिजरेट कर देते हैं, या उसको या किसी चीज़ को लोअर टेम्परेचर में या हायर टेम्परेचर में रख देते हैं, या उसको ड्राई कर देते हैं। तो कुछ मेथड्स हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। फूड को प्रिजर्व हम इसलिए करते हैं ताकि जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, माइक्रोब्स जो है उसमें मल्टीप्लाई ना करे, ग्रोथ ना करे, तो उससे क्या हो जाएगा, फूड प्रिजर्व हो जाएगा और वो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बनी रहेगी। तो जो फूड प्रिजर्वेशन है, दे माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो और मल्टीप्लाई व्हेन, कौन से कंडीशन पे माइक्रोब्स जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? जब या तो कंडीशन आर ड्राई, अगर कंडीशन या अगर सूखी हुई है, अगर जो फूड है वो सूखा एकदम ड्राई है तो उसमें माइक्रोब्स नहीं लगेंगे, और टेम्परेचर इज वेरी लो, या तो टेम्परेचर क्या है, बहुत ही लो है, ये किसी किसी फूड के लिए है, या टेम्परेचर इज वेरी हाई, इधर टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये तीनों मेन कंडीशंस हैं जिसमें जो है माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रोथ नहीं करेंगे। कौन कौन से मेथड्स हैं बाय विच वी कैन प्रिजर्व द फूड? बहुत सारे वेरियस मेथड्स हैं जिनके थ्रू डिफरेंट फ्रूट्स को प्रिजर्व किया जाता है। कैसे? केमिकल मेथड के थ्रू, सॉल्ट के थ्रू, बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट, बाय यूजिंग शुगर, थ्रू ऑयल एंड विनेगर, पेस्चराइजेशन के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू, और बाय कूलिंग और फ्रीजिंग। केमिकल मेथड के थ्रू कैसे करते हैं, उसमें कुछ केमिकल्स डालते हैं जो हमारा प्रोडक्ट है, जैसे सोडियम बेंजोएट डालते हैं जूसेस में और स्क्वैश में, तो वो उसको हम काफी समय तक के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम मेटा सल्फेट। पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट जो है वो जैम्स को, जो जैम्स और जेलीज हम खाते हैं उसको सेव करने के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट किस लिए यूज किया जाता है? जैसे आपने देखा होगा पुराने ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू मीट पे या फिर फिशेस पे सॉल्ट लगा के रख दिया जाता था कि ताकि वो कुछ लंबे समय तक वो बचा रहे। और आंवला हो गया या रॉ मैंगोज हो गए, कच्चे आम, उन पे नमक लगा दिया जाता था तो वो भी कुछ समय के लिए प्रिजर्व हो जाते थे। ठीक है, और तो कॉमन सॉल्ट का जो यूज जो है वो आज भी किया जाता है। नेक्स्ट है बाय यूजिंग शुगर। शुगर बनाने की जरूरत कब होती है? जब जैम्स बनाए जाते हैं, जेलीज बनाई जाती हैं, जो एक उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करता है, वो रोक देता है। नेक्स्ट है आपका थ्रू ऑयल एंड विनेगर। विनेगर मतलब सिरका। जैसे आपने अचार खाया होगा तो अचार में आपने देखा होगा कि बहुत सारा तेल पड़ा रहता है, मस्टर्ड ऑयल पड़ा रहता है, कुछ सिरके के भी अचार होते हैं। तो उनको क्यों बनाया जाता है, क्यों डाला जाता है तेल को या फिर विनेगर को? वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है। उससे क्या करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ नहीं कर पाते और अचार जो है वो काफी समय तक के लिए वैसे ही रहता है और वैसे ही टेस्ट उसका रहता है, वो खराब नहीं होता। नेक्स्ट आता है बाय कूलिंग और फ्रीजिंग मेथड। ये तो हम अपने घर में भी यूज करते हैं, जैसे जो फ्रूट्स हो गए, रॉ फ्रूट्स हो गए और रॉ वेजिटेबल्स हो गए, या जो कुक्ड फूड हो गया, उसको हम क्या करते हैं, हम उसको रेफ्रिजरेट करते हैं। तो लोअर टेम्परेचर करेंगे तो क्या होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी, वो फूड बच जाएगा। बाय ड्राइंग मेथड, ये तो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, सनलाइट के नीचे वीट को, पल्सेस को सुखा देते हैं। सुखाने से क्या होता है, उनके अंदर जो माइक्रोबियल ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है और वो वैसे का वैसा काफी दिन तक के लिए हम उसको स्टोर कर सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स को भी हम स्टोर करते हैं, जैसे मेथी हो गई, उसको भी हम ड्राई कर देते हैं, सन ड्राई कर देते हैं और उसके बाद में वो
वो भी सूख जाता है, तो माइक्रोब फ्री हो जाता है। नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा भी है इंपॉर्टेंट, ये क्या है, पेस्चराइजेशन मेथड। ये मेथड जो है वो मिल्क के लिए होता है। इसमें क्या करते हैं, मिल्क को हीट करते हैं, गर्म करते हैं लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और फिर उसको इमिडिएटली ठंडा करते हैं। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने के बाद उसको 10 से 30 सेकंड तक उसको गर्म करने रहने देते हैं। फिर बाद में उसको इमिडिएटली क्विकली उसको क्या करते हैं, कूल डाउन कर देते हैं लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर उसको रेफ्रिजरेट कर देते हैं, या फिर जिसको अगर बॉटल में रख स्टेराइल बॉटल में डालना है या फिर पैक्ड पैकेज में डालना है, तो ये जनरली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ बंद हो जाती है, माइक्रोब्स उसमें नहीं रहते, वो माइक्रोब फ्री हो जाता है और ड्रिंकेबल हो जाता है। नेक्स्ट है पेस्चराइजेशन, जो है वो किसने इन्वेंट किया था, वो इन्वेंट किया था लुईस पाश्चर ने 1862 में, ईयर 1862 में उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। ये पेस्चराइजेशन टेक्निक होती है जो मिल्क के लिए की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये। और इसके द्वारा जो है मिल्क को हम सेव करके, जो मार्केट में मिलता है वो आपने देखा होगा मार्केट में जो पैकेट्स आते हैं अमूल का या पराग का, मदर डेयरी के जो मिल्क पैकेट्स आते हैं, उसमें आप देखोगे बड़ा बड़ा लिखा रहता है पेस्चराइज्ड मिल्क। यानी कि उसको पहले क्या किया, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसे गर्म किया, फिर इमीडिएटली उसको क्या किया, कूल डाउन किया 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फिर जो स्टेराइल बॉटल्स होती हैं, स्टेरलाइज्ड बॉटल यानी कि जो डिजीज़ फ्री बॉटल होती हैं जिसमें माइक्रोब्स वगैरह नहीं होते, या पैकेट्स में उसको सेव कर देते हैं, उसको पैक कर देते हैं, और तब वो हमारे मार्केट में आती हैं सेल के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब हमने ये टॉपिक जो है वो स्टडी कर ली पूरी तरीके से। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो है नाइट्रोजन साइकिल, वो हम अगले पार्ट में करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, today's topic, and kindly like this video and subscribe your channel for more knowledgeable updates. Thank you.